राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीके पर बल देती है? तो कौन से तरीके पर? अनुभवात्मक। देखिए हाँ, बच्चे का अनुभवात्मक अधिगम यानी जो वो करके सीखता है, क्या उसके प्रति उसके भावना है, ये सभी क्या है आएंगे। डिजिटल अधिगम, हाँ एनईपी 2020 में कहा गया कि शिक्षा को जो है वो डिजिटल के तरीके से भी दिया जाए। और जो सरकार ने है आपका डिजिटल लाइब्रेरी भी खोलने के लिए आपको बना दिया गया है। ऐप आप बनेगा, आपको उसमें बच्चे जो है वो डिजिटल तरीके से बुक को पढ़ पाएंगे। वैज्ञानिक अधिगम ये भी है, करके सीखना ये भी आपका 2020 एनईपी में तरीका दिया हुआ है। यानी ये चारों जो है आपके वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दिया है, यानी डी इज राइट। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्र रणनीतियों को बढ़ावा देती है? यानी शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी, क्या होगा? पेडागोजी। आप पढ़ रहे हैं ना पेडागोजी, तो वही पेडागोजी रणनीतियां यानी स्ट्रेटेजी। ठीक, वेतन पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास। बार बार अभ्यास का मतलब क्या है? किसी चीज को रटना। जब आप बार बार अभ्यास करेंगे यानी उसको क्या कर रहे हैं? रट रहे हैं। और एनईपी 2020 में रटने पे आपको क्या है? जोर नहीं देना है, आपको बच्चों को सिखाना है, उनको समझ को डेवलप करना है। तो ये क्या हो जाएगा? आपको गलत हो जाएगा। ठीक, बढ़ावा देती है, आपको ये बताना कि कट जाएगा। रट के याद करना, रट कर जिस भी ऑप्शन में आ जाए वो आपका गलत हो जाएगा, एक जगह सही होगा। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, अगर यहाँ नहीं दिया होता तो ये दोनों आपके सही हो जाते, बट नहीं दिया यानी पॉजिटिव है क्वेश्चन आपका, तो आंसर भी जो पॉजिटिव होगा वही होगा। रट कर याद करना आपका निगेटिव ऑप्शन है। अन्वेषण, अन्वेषण मीन्स होता है खोज। अन्वेषण मीन्स क्या होता है? खोज। ठीक, तो अन्वेषण आधारित अधिगम यानी खोज आधारित अधिगम, ये सही है आपका। चर्चा आधारित अधिगम, बच्चों को जितना ज्यादा वो चर्चा करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। बच्चों को चर्चा के माध्यम से, खोज के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से इन सब आपको सिखाना है। तो जहाँ पे ये सारे वर्ड आ जाए वो आपका पॉजिटिव आंसर होगा, वो सही होगा। तो थर्ड और फोर्थ जो है वो आपका थर्ड और फोर्थ ये सही है। तो किस ऑप्शन में आपके थर्ड एंड फोर्थ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, केवल थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे देखिए जो केवल शब्द आया है, आपने पढ़ा होगा कि केवल नेगेटिव वर्ड है, लेकिन यहाँ पे जो केवल आया है ये आपके ऑप्शन के लिए आया है, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसके लिए है, तो ये सही होगा। यहाँ पे अगर केवल दिया होता आपके ऑप्शन में तब वो गलत होता, लेकिन यहाँ पे आपका सही है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? आपको बताना है। बहुविषयकता, कठोर पाठ्यक्रम। देखिए कठोर पाठ्यक्रम नहीं, आपका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। लचीलापन पे जोर दिया है, लचीला। ठीक है, आपका जो पाठ्यक्रम है वो लचीला होना चाहिए। योगात्मक आकलन नहीं, आपको योगात्मक आकलन नहीं कराना, आपको सतत आकलन कराना है। योगात्मक यानी जो आपका वार्षिक परीक्षा होता है या अर्धवार्षिक है, ये आपका योगात्मक में आएगा। जो आपकी शिक्षा के दौरान कराती जाए या फिर हर मंथ कराया जाता है, हर चैप्टर खत्म होने पर आपका टेस्ट लिया जाता है, पढ़ाते समय किया जाता है, तो आपको ऐसे आकलन को ज्यादा बढ़ावा देना है, यानी सतत आकलन को। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं है, बाल केंद्रित है। कैसी है शिक्षा आपकी? बाल केंद्रित है, बालक पे आधारित है। तो किस, ये तीनों आपके जो है वो गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4, अधिकथन ए आपको दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, और आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो क्या कहा गया है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कि कम से कम आपको 5वीं क्लास तक की जो शिक्षा है बच्चों को उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा आप 8वीं या उसके आगे भी दे सके तो भी बहुत अच्छा है। ठीक, कारण आर, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो
कौन सी भाषा जानते हैं? जो उनके आसपास बोली जाती है, या उनकी जो मातृभाषा है जो उनके आसपास स्थानीय क्षेत्र में बोली जाती है, वही वो जानते हैं। जब उनकी मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा तो वो बातों को, शब्दों को, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। मान लीजिए आपको हिंदी आती है और कोई आपसे इंग्लिश में या उर्दू या किसी और लैंग्वेज में बात करेगा तो आप क्या करेंगे? आप कंफर्टेबल फील करेंगे? नहीं करेंगे, आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। मान लीजिए आपको हिंदी में इंग्लिश नहीं आती और कोई आपसे इंग्लिश में बात करे तो आप सोचेंगे कि आपको न बोलना पड़े, आप उसके सामने अनकंफर्टेबल फील करेंगे, आपको आधी बातें समझ में भी नहीं आएगी, उनकी बातें भी। तो बच्चे को जब उनकी मातृभाषा में हम कोई चीज सिखाएंगे तो वो जल्दी सीख जाएगा, क्योंकि वो उसको समझ में आएगा। तो ये आपका जो है ए और आर दोनों क्या है? सही है। और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा क्यों देना चाहिए। आर सही बात, इसका जो कारण है वो सही बता रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट, शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती? किसको नहीं प्रस्तावित करती है आपको बताना है। यह सीखना कि कैसे सीखना है। देखिए ये एनईपी 2020 जो है वो बताता है कि आप किस तरह किसी चीज को सीखे। जैसे आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं ना, आपको सीटेट का एग्जाम देना है, आपको क्वालिफाई करना है और अच्छे नंबर भी लाने हैं। अगर मान लीजिए आपको यही नहीं पता है कि सीटेट में आपको पढ़ना क्या है, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं सीटेट में क्या आता है। मान लीजिए जैसे आपको सीटेट में पता है कि पेडागोजी आता है, बट आप पेडागोजी ना पढ़े, कुछ और पढ़े, ग्रामर पढ़े, या ग्रामर भी आता है लेकिन आप पेडागोजी छोड़ के कोई और चीज पढ़े, तो क्या आप उसमें पास हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको पता है सीटेट में 75 नंबर की पेडागोजी आती है। अगर आपने पेडागोजी नहीं पढ़ा तो क्या आप पास होंगे? नहीं होंगे, ऑब्वियसली आप जो है फेल हो जाएंगे। तो आपको क्या सीखना है, कैसे सीखना है, ये भी जानना जरूरी है। ठीक, यह सीखना है कि कैसे सीखना है आपको। ठीक, विषय वस्तु में बढ़ोतरी। देखिए विषय वस्तु में जो एनईपी 2020 है उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई, आपको घटोतरी की गई, यानी कमी की गई है। आपको जो बैग है बहुत भारी होता है, बच्चों का भारी नहीं करना, उसको कम है। पहले जो है बच्चे को बैग बहुत भारी होता था, वो लाद के लेके चल देते थे। आपको उनके बैग को जो है वो कम करना है। ठीक, भारी बैग नहीं देना है, उनको ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी, खेल कूद गतिविधि, चर्चा, इन सब से सिखाना है। और उनका जो समग्र प्रगति रिपोर्ट वो कैसा होना चाहिए? 360 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया है कि प्रोग्रेस कार्ड जो होता है उनकी उन्नति रिपोर्ट वो 360 डिग्री होता है। कैसे होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए, यानी उनका समग्र विकास उसमें दिखाना चाहिए, भावात्मक, संज्ञानात्मक, उनका और जो भी विकास के क्षेत्र है उन सभी का विकास उनको दिखाना चाहिए कि वो कैसे सीख रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दृष्टि जो भी है सभी दिखाना है। ठीक है, उनका समग्र विकास 360 डिग्री होगा। तो ये भी आपका सही है, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, सेकेंड वाला आपका जो है वो गलत है। मानकीकृत पाठचर्या शिक्षा शास्त्र व मूल्यांकन। देखिए जहां भी आपका मानकीकृत ऑप्शन में दिख जाए वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको मानकीकृत नहीं, लचीला दिखाना है। मानकीकृत मतलब कोई चीज है, जैसे आपने एग्जाम दिया उसमें आपको फिक्स कर दिया जाए कि आपका जब अगर 100 में से 50 नंबर आएंगे तभी आप पास होंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको जो शिक्षा व्यवस्था उसको लचीला बनाना है। ठीक, तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बा में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यानी बा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने डैश नामक परियोजना मिशन आरंभ किया है। आपको बताना है कौन सी परियोजना जो है आरंभ किया है भारत सरकार ने। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, निष्ठा, निपुण, एफएलएन और दीक्षा। तो देखिए जो आपका निपुण है इसका जो लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने वो 2026 रखा है,
और आपको बताना है कि 2025 तक सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करना, यानी जो छोटे बच्चे हैं कक्षा 3 तक, बच्चों को कक्षा 3 तक जो है सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता यानी उनको किताब पढ़ना आना चाहिए, उनको लिखना आना चाहिए और गणितीय संक्रिया यानी संख्या आनी चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब कक्षा 3 तक में ही बच्चों को आ जानी चाहिए। इससे पहले जो होता था बच्चे बड़े हो जाते थे, उनको स्टार्ट से ही क्या है उनका ज्ञान जो है यानी वो वीक हो जाते थे, उनको पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, गणितीय संक्रिया यानी जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं करने आता था, नंबर नहीं छीन पाते थे। इससे क्या होता था कि वो सब आगे पढ़ते थे तो उन्हें लगता था कि वो बहुत पीछे हो गए हैं, पिछड़ गए हैं, पढ़ने में कमज़ोर है, इसकी वजह से वो स्कूल को छोड़ देते थे। तो बच्चे जो है स्कूल को छोड़ देते थे, स्कूल न छोड़े इसके लिए ये जो है कार्यक्रम शुरू किया गया है, यानी परियोजना जो है वो शुरू की गई है। कौन सी परियोजना है? तो FLN है, FLN है, ठीक। इसका उद्देश्य आपका 2025 तक है और निपुण भारत का उद्देश्य आपका जो है वो 2026 तक है। आपको ये भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम को सभी चरणों में अपनाया जाएगा। अनुभवात्मक अधिगम के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, आपको बताना है कि इसमें क्या सही नहीं है। छात्रों की अपेक्षा शिक्षक, यहाँ पे शिक्षक होगा, शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाता है। देखिए शिक्षक को अधिक सक्रिय बनाएंगे तो बच्चे क्या सीख पाएंगे? नहीं। आपको क्या करना है? बच्चों को अधिक सक्रिय बनाना है। NEP 2020 जो है वो बच्चों को अधिक सक्रिय बनाने पे जोर देता है। बच्चा जितना अधिक सक्रिय होगा उतना अधिक सीखेगा। उसको गतिविधि के माध्यम से आप बच्चों को सिखाइए, समूह चर्चा में शामिल कीजिए, बच्चों को आप खेल के माध्यम से सिखाइए, तो बच्चों को आपको अधिक सक्रिय रखना है, शिक्षक को नहीं। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। पिछले अनुभव को नए ज्ञान प्राप्त करने, यानी जो बच्चे के पास पहले से अनुभव है उसको नए ज्ञान में आप प्रयोग करिए। मान लीजिए आप पक्षी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे पक्षी के बारे में क्या जानते हैं, उनका जो पहला ज्ञान है पहले, यानी वो पहले से जो भी जानते हैं उसको आप पूछिए कि वो पक्षी को देखे हैं, कौन से पक्षी को जानते हैं, पक्षी किस तरह की आवाज़ करती है, ये सब बातें उनसे पूछिए। उनका कितना ज्ञान है, उनको कितना पता है, पहले ये जानिए, फिर उसके बाद आप उसको आगे पढ़ाइए, यानी पिछले ज्ञान को उसको नए ज्ञान में जो है उसका उपयोग करिए। सकारात्मक सीखने के स्थानांतरण से जोड़ने में मदद करता है, ये भी आपका जो है वो पॉजिटिव है। पूरी तरह से पारंपरिक किताब है, पारंपरिक किताब ज्ञान को बढ़ावा देने पर आधारित है। पारंपरिक किताब यानी बच्चों की सिर्फ किताब के माध्यम से पढ़ाना। तो देखिए NEP जो है वो बच्चों को सिर्फ किताब के माध्यम से पढ़ाने पे जोर नहीं देती है, उनको ज्ञान के आपको जो है वो पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाने पे देती है। जो बाहरी जीवन है यानी जहाँ उनको जीवन जीना है उससे आपको जोड़ के ज्ञान को देना, सिर्फ किताबी कीड़ा बच्चों को नहीं बनाना है। तो ये भी आपका जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अनुभव और प्रयोगों के माध्यम से छात्रों में वास्तविक और वैज्ञानिक समझ को विकसित करने पर जोर देता है। तो ये भी NEP आपका कहता है, ये भी सही है। बच्चे जो अनुभव करते हैं, अगर बच्चे प्रयोग करेंगे तो उससे जो अनुभव प्राप्त होगा उनसे वास्तविक ज्ञान मिलेगा, उनको वैज्ञानिक समझ उनमें विकसित होगी। अगर वो कोई चीज़ करके सीखेंगे तो उनको क्या मिलेगा? वास्तविक ज्ञान मिल रहा है, उनको समझ उनमें विकसित होगा कि हाँ कोई चीज़ कैसे हो रही है। अगर आप सिर्फ बच्चों को मान लीजिए कमल का फूल दिखा देते हैं कि ऐसा होता है ऐसा होता है, तो क्या वो समझ में आएंगे? बट अगर वही वो देखेंगे कि किस तरह का फूल होता है, उसका कलर कैसे हुआ है, उसकी पत्तियाँ कैसी है, तो वो ज़्यादा सीख पाएंगे। उसको वास्तविक जीवन से जोड़ के शिक्षा दीजिए। तो ये भी आपका सही है, ये आपका गलत है किताबी ज्ञान। दूसरा भी आपका सही है और ये शिक्षक को जो सक्रिय बनाता है ये भी गलत है, यानी आपका दूसरा और चौथा जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर A इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
बहुभाषिकता मीन्स होता है कि कक्षा में बच्चे जो हो अलग अलग भाषा बोलते हो, यानी कई सारी भाषाएं आपकी कक्षा में जो बच्चे हैं वो बोलते हो, उसी को कहते हैं बहुभाषिकता यानी अनेक भाषा। इसको आपको हमेशा जो है कैसे लेना है, संसाधन के रूप में लेना है, यानी संसाधन के रूप में या फिर पूंजी के रूप में लेना है। आपको संसाधन और पूंजी एक ही बात होती है, तो ऑप्शन में अगर संसाधन दिखे तो संसाधन में टिक कर दीजिए, पूंजी दिखे तो दोनों आपका जो भी दिख जाए वो सही होगा। तो यहाँ पे देखिए, बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है। देखिए एनईपी जो है वो रुकावट के रूप में नहीं देखती है। आपको ये नहीं सोचा कि बच्चे अलग अलग भाषा बोल रहे हैं तो उनको हम कैसे सिखाएंगे, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, उसको आपको जो है पूंजी या संसाधन के रूप में देखना है। बच्चे अगर अलग अलग भाषा बोल लेंगे तो वो एक दूसरे की भाषा को जो है बच्चे सीखेंगे, इससे उनका भाषा विकास होगा, उनकी भाषा जो है वो विकास होगा। तो इसे हम पूंजी के रूप में या संसाधन के रूप में देखेंगे, ना कि आप रुकावट के रूप में देखें, अनावश्यक जटिलता के रूप में भी नहीं देखेंगे, समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में, देखिए अवरोध के रूप में भी नहीं देखेंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधान एवं शिक्षा ECCE का उद्देश्य होना चाहिए। ECCE का आपको फुल फॉर्म जो है वो पता होना चाहिए कि ECC का फुल फॉर्म क्या होगा। ECC यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधान एवं शिक्षा। हिंदी में यह होगा, इंग्लिश में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसका आपको उद्देश्य बताना है कि क्या होगा। तो इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों में परिकलन कौशलों का विकास करना, शिक्षार्थियों में मूल गणन कौशलों का विकास करना, बच्चों को संख्याओं के नाम लिखना सिखाना। देखिए बच्चों को सिर्फ संख्याओं के नाम लिखना सिखाना ये आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। बच्चों को गिनती एवं गुणन पहाड़े याद करवाना। देखिए याद करवाना जहाँ भी ऑप्शन में दिख जाए वो आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है कि बच्चों को जो है कम से कम गणना कौशलों का विकास करना जो है, ये सेकेंड आपका सही हो जाएगा। ठीक, मूल गणना कौशल जो जोड़ घटाना गुणा भाग, ये है बच्चों को इसमें जो है आपको सिखाना है, उनको वो कौशल को विकास करना है, यानी ये सारी जो आधारभूत चीज़ें हैं वो बच्चों को आनी चाहिए। सेकेंड आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल सिद्धांतों के अनुसार सभी विद्यार्थियों द्वारा डैश तक बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक की उपलब्धि को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। देखिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक यानी आपका FLN जो है वो किस कक्षा तक है। तो देखिए बच्चे जो है, आप समझ लीजिए जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जब 1 में जाते थे वो जो है पढ़ते थे तो काफ़ी बच्चे जो रहते थे वो कमज़ोर रह जाते थे, यानी उनको लिखना पढ़ना और मूल गणितीय संक्रिया यानी जो ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स जोड़ घटाना गुणा भाग वो नहीं आता था। तो इससे क्या है, जब बच्चे बड़ी क्लास में जाते थे तो उनको लगता था कि उन्हें कुछ नहीं आता, वो आगे चल के कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या है वो स्कूल को छोड़ देते थे, ड्रॉप आउट की समस्या होती थी, यानी बच्चे स्कूल छोड़ देते थे। तो बच्चे स्कूल न छोड़े इसके लिए सरकार ने जो है वो सुविधा की है, यानी चलाया है बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक। इसका उद्देश्य है कि बच्चे जो हैं वो कक्षा 3 तक, कम से कम कक्षा 3 तक उनको लिखना पढ़ना और गणितीय संक्रिया यानी जोड़ घटाना गुणा भाग करना आ जाए। तो उपलब्धि को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। कब तक आपका है, तो कक्षा 3 तक, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट है। बच्चे कक्षा 3 तक कम से कम लिखना पढ़ना और गणितीय संक्रियाएं करना उनको आ जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 20 जो है वो प्रस्तावित करती है, क्या प्रस्तावित करती है आपको बताना है।
विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती। देखिए अभी मैंने आपको जब रिवीजन करा तो उसमें बताया कि जो विद्यालय की पाठचर्या हो उसमें कटौती की जाए, यानी बच्चे के बैग को हल्का किया जाए। पहले बच्चे का बैग जो है वो बहुत भारी रहता है, आप लोग भी जब ले गए होंगे देखिए कितनी ढेर सारी किताबें और कापियाँ रहती होंगी, आप लेके जाते होंगे। तो अब आपको उसको जो बैग है उसको कम करना है, किताबें कम करनी है, उनको लचीला बनाना है। आपको पाठ्यक्रम को क्या करना है, लचीला बनाना है, पाठचर्या को उसकी किताबें कम करनी है, लचीला बनाना है। और विद्यालय की पाठचर्या के लचीलापन में वृद्धि, ये भी सही है, ये भी सही है। रटंत अधिगम को महत्व देना, मैंने आपको पहले भी बताया जहाँ पे भी रटंत आ जाए, रटना आ जाए, याद करना आ जाए, कंठस्थ करना आ जाए, वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा। वो ऑप्शन तभी सही होगा जब क्वेश्चन आपका निगेटिव हो, यानी नहीं पूछा जाए तब। क्वेश्चन में नहीं है तभी रटंत याद करना, कंठस्थ रटवाना, याद करवाना, ये सब क्या होंगे, सही होंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो है पॉजिटिव है तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, ये भी आपका सही है। बच्चे जो है विवेचनात्मक चिंतन कर सके या आलोचनात्मक चिंतन आपको दिया हो, ये सब क्या है, पॉजिटिव है। तो आपका पहला, दूसरा और चौथा जो है वो सही है, यानी सा वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। मूल्यांकन यानी जांच, आप जो मापन करते हैं या मूल्यांकन करते हैं, जो परीक्षा लेते हैं, उसके बारे में बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन हम क्यों करते हैं बच्चों का। पहले जो हमारा मूल्यांकन होता था हमें नंबर दे दिए जाते थे, आपके इतने, मान लीजिए 100 में का पेपर है तो आपके कितने नंबर पाए, बस यही किया जाता था। लेकिन अब जो 2020 में नई शिक्षा नीति आई, उसका उद्देश्य है कि जो आप मूल्यांकन करिए वो पहले सतत मूल्यांकन होना चाहिए, यानी लगातार मूल्यांकन होना चाहिए। अर्धवार्षिक या वार्षिक जो परीक्षाएं होती थी ये नहीं करना है आपको, कि सिर्फ अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा लीजिए, आपको सतत मूल्यांकन करना है। आप पढ़ा रहे क्वेश्चन पूछिए, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया ना कि जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, आपसे पूछ ले तो आप में से कुछ लोग जो है उसका आंसर दे देंगे तुरंत, कुछ लोग जो है वो सोचने लगेंगे, उनको नहीं दे पाएंगे। तो ये क्या है, सतत मूल्यांकन है, यानी मैं पढ़ा रही हूँ तभी आपसे पूछ रही हूँ। इसका फायदा क्या होगा, जो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे उनको इसी समय बता दिया जाएगा कि उनके ज्ञान को जो है सुधार अभी उनमें तुरंत कर दिया जाएगा। यही अगर आपका जो है साल के लास्ट में किया जाए तो फिर उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए बच्चे का जो मूल्यांकन हो सतत होना चाहिए, ताकि उनमें जो इम्प्रूवमेंट है वो आप कर सके, उनमें उसको किस तरह की सहायता चाहिए ये आप दे सके। ठीक, तो पहला ऑप्शन है आपको, विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सके। तो मूल्यांकन का यही उद्देश्य है। तो आप मूल्यांकन कीजिए, बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको आप किस तरह सहायता कर सकते हैं, उसके ज्ञान को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, यही इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट है। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त इमारती ढांचा मीन्स होता है जब विद्यालय हो उसमें आपके अच्छे कक्षा होना चाहिए, यानी हवादार कक्षा हो, जो कक्षा हो उसमें हवा आती हो, बाहर की रोशनी आती हो, बाहर की विद्यालय में जो है लैट्रिन हो, बाथरूम हो, कि पानी पीने की सुविधा हो, इसी को उपयुक्त इमारती ढांचा कहते हैं। तो ये सही है। विद्यालय आपको बताना है कौन सा नहीं दिया गया है, ठीक, तो ये सही है, आपको ये दिया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, देखिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षा होनी चाहिए, सब बच्चों को आपको पढ़ाना है। निजी शिक्षक मतलब ये नहीं है कि हर बच्चे के लिए सिर्फ एक शिक्षा हो, यानी निजी शिक्षक हो, इसका मतलब ये है कि एक सब्जेक्ट हो। जैसे पहले जो स्कूल होते थे सरकारी, वहाँ एक ही टीचर आपको हिंदी पढ़ाता था, इंग्लिश भी पढ़ाता था, मैथ भी पढ़ाते थे, कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे। बट अब आपको क्या करना है कि सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हो, यानी मैथ के लिए मैथ का टीचर हो, हिंदी के लिए हिंदी के टीचर हो,
और आपके साइंस के लिए साइंस का टीचर हो, इंग्लिश के लिए इंग्लिश का टीचर हो, ठीक। तो इसी को निजी शिक्षक कहेंगे। यहाँ पे आपको ये नहीं समझना है कि हर बच्चे के लिए एक शिक्षक। निजी शिक्षक मतलब हर सब्जेक्ट के लिए आपका स्पेसिफिक टीचर होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ ये भी होनी चाहिए आपकी। आपको कौन सा नहीं सही नहीं है वो बताना। अनिवार्य विशेष शिक्षा, ये आपका जो है वो सही नहीं है। आपके शिक्षा को जो है लचीला बनाना है, अनिवार्य ठीक नहीं। ये विशेष शिक्षा अनिवार्य हो सबके लिए, ये नहीं सही होगा, ठीक। और आपको कौन सा सही नहीं है वही बताना है। तो ऑप्शन थर्ड जो है आपका वो सही हो जाएगा। उपयुक्त तकनीकी सुविधा, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आप जो अच्छे से ऑप्शन को समझे रहेंगे, थ्योरी समझे रहेंगे, तो वहाँ एग्ज़ाम टाइम में आपका ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन यही आ जाए, बट आपका जो थ्योरी है उसी पे आधारित क्वेश्चन हो सकता है। इसमें थोड़ा सा घुमा कर पूछ ले तो आप उसको आराम से कर लें। उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं, यानी वहाँ जो सुविधा हो वो होनी चाहिए। लाइट होनी चाहिए, और आपका जो फ़ैन है होना चाहिए ताकि हवा चले, और बल्ब होनी चाहिए, कंप्यूटर की क्लासेस होनी चाहिए, सब होनी चाहिए, ठीक। जो तकनीकी सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। विद्यालय के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई है? भूमिका अदा करना, समूह में कार्य करना, पोर्टफोलियो बनाना, परियोजना। तो ये चारों जो है आपका वो सही है। तो ऑप्शन नंबर हा इज राइट। आपका फोर्थ जो है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, ये चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। क्या बदलाव है? मानकीकरण से लचीलापन। देखिए ये सही है आपका। मानकीकरण यानी निश्चित कर देना। जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई पेपर जो है वो 100 नंबर का होता है, और निश्चित कर दिया जाए कि आपका 30 नंबर कम से कम आएगा तभी पास होंगे, या 50 नंबर आएगा तभी आप पास होंगे। ये मानकीकरण होता है, ठीक। लचीलापन, आपको जो शिक्षा है उसको लचीलापन लाना है इसमें, पाठ्यक्रम में, पाठचर्या में, ठीक। तो ये मानकीकरण से लचीलापन, ये सही होगा। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, ये देखिए योगात्मक, आपको जो योगात्मक मूल्यांकन से रचनात्मक मूल्यांकन की तरफ जाना। योगात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं और रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो देखिए रचनात्मक मूल्यांकन मतलब होता है आपका सतत मूल्यांकन, यानी जो सतत मूल्यांकन होता है उसे हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। योगात्मक मूल्यांकन मीन्स जो आपके अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाएं होते हैं। अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते के दौरान जो क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे का जो मूल्यांकन करेंगे, वो आपका रचनात्मक मूल्यांकन में आएगा। और अगर आपने पाठ को पूरी तरह से पढ़ा दिया है, फिर उसके बाद जो पूछेंगे वो योगात्मक मूल्यांकन में आएगा। आई होप कि अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। संरचनाओं के समय से परीक्षा के लिए सिखाना। देखिए बच्चे को आपको जो है परीक्षा के लिए सिर्फ तैयार नहीं करना है, उसे सिखाना है, वो चीज़ों को सीखे समझे, ठीक। आपको परीक्षा, ये इसका उल्टा होगा, परीक्षाओं के लिए सिखाना नहीं है, आपको संरचनाओं के लिए सिखाना है। बहुविषयकता से कठोरता नहीं, कठोरता से बहुविषयकता की ओर आपको चलना है। तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं के उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। देखिए ये जो पहल है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। कौन सा पहल है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट वो सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन फर्स्ट आपका जो है वो बिल्कुल सही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। एनईपी है और आपका एनसीएफ जो है, ये ऐसे टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पहले हम वो टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक। तो आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे जो है एनसीएफ पढ़ेंगे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषाओं जैसे कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, स्पेनिश और पुर्तगाली और रूसी के अध्ययन की डैश के रूप में अनुशंसा की गई है। किसके रूप में, आपको ये बताना। देखिए त्रिभाषा जो है ये आपके एनईपी में दिया हुआ है, लेकिन त्रिभाषा में जो एक होगी वो बच्चे की मातृभाषा होगी। क्या होगी, मातृभाषा होगी, उसकी मातृभाषा जो भी हो। देखिए हिंदी जो है वो भारत की राज्य भाषा है, राज्य की भाषा है, आपको पता है, राष्ट्र भाषा नहीं है। तो हो सकता है अलग अलग राज्य की जो भाषा है वो अलग अलग, तो बच्चे जिस राज्य के होंगे उसकी जो भी भाषा हो, मातृभाषा उसकी जो भी, उसी में आपको शिक्षा देना है। एंड आपका एनईपी 2020 में कहा गया है कि बच्चे को कम से कम 5 तक उसकी मातृभाषा में दिया जाए, अगर उससे ऊपर 8 तक दे सकते हैं या उससे और आगे दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा मातृभाषा में उसको नॉलेज देंगे उतना वो ज़्यादा सीखेगा। दूसरी लैंग्वेज आपको होगी इंग्लिश, उसके सिवा आप जो तीसरी लैंग्वेज है वो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन राज्य भाषा जैसे तमिल, तेलुगु या फिर आप कोई भी उर्दू या कोई भी राजभाषा जो हो वो ले सकते हैं। आपको जो भारत की भी भाषा है उसी में से लेना है। ये जो कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी है, ये देखिए विदेशी भारत भाषा है। कैसी भाषा है, विदेशी। तो इसको जो है ये त्रिभाषा के रूप में आपको नहीं लिया जाएगा, इसमें नहीं ये शामिल होगा। ये आपके जो शामिल होगा वो होगा अतिरिक्त भाषाओं के रूप में आपका शामिल होगा। जो विदेशी भाषा है वो आपका अतिरिक्त भाषाओं के रूप में शामिल होगा, यानी आपका ऑप्शन सेकेंड जो है वो राइट है। नेक्स्ट आपकी त्रिभाषा सूत्र, इसको भी याद रखना है कि कौन कौन सी भाषा इसमें आएगी। इसमें जो विदेशी भाषा वो शामिल नहीं है। आपको इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है कि त्रिभाषा सूत्र जो है इसमें कौन कौन सी भाषाएं आ सकती है। ठीक, भाषाएं दे दिया हो जाए आपको, मान लीजिए 4, तो इस तरह भी आप किससे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 जैसे शिक्षा के समकालीन नीतियां बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती है। आलोचनात्मक सोच, प्रतिस्पर्धा की भावना, निष्क्रिय ग्रहण, रटने। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना। देखिए रटना जहाँ भी आ जाए ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। निष्क्रिय ग्रहण, निष्क्रिय ग्रहण यानी बच्चा कुछ सीखे ही ना, तो देखिए ये नहीं है, ये भी आपका क्या है, गलत है। प्रतिस्पर्धा की भावना, बच्चे में आपको प्रतिस्पर्धा की अगर भावना जगाएंगे तो वो हो सकता है कि गलत तरीकों को जो है अपना ले। मान लीजिए अगर आपने एग्जाम में कह दिया कि जो 100 में से 90 या 80 नंबर लाए वो अच्छे बच्चे हैं, ये टॉप करेंगे, तो बच्चे क्या है इसके लिए नकल भी कर सकते हैं। तो उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए आलोचनात्मक सोच विकसित करना है। यानी आलोचनात्मक सोच यानी मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन उसके कई सारे आंसर, मान लीजिए आप पूछ ले कि 4 क्या जोड़ने पे आएगा, तो बच्चे इसको कई तरह कह सकता है कि 1 और 3 जोड़ने पे 4 आएगा, 2 और 2 जोड़ने पे 4 आएगा, 3 या 1 जोड़ने से 4 आएगा। तो इस तरह की सोच बच्चे में विकसित करना है कि वो एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर दे सके, ऐसे ही सोच। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार NCFSE का मतलब है, यानी आपको NCFSE का फुल फॉर्म बताना है। तो N से हो जाएगा आपका नेशनल कैरिकुलम, C से हो जाएगा, F से हो जाएगा फ्रेमवर्क, फॉर, S से स्कूल हो जाएगा, E से एजुकेशन, यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म होगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन
स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन के अर्थ को निरूपित करता है, आपको बताना है। शिक्षक को बच्चों की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न पूछने चाहिए? नहीं, देखिए आपको पता है सिर्फ मौखिक प्रश्न नहीं पूछने हैं, बच्चे को कम से कम कक्षा 5 तक उसकी स्थानीय भाषा यानी उसकी जो मातृभाषा है उसमें आपको शिक्षा देना है। उससे आगे 8 तक अगर दे सकते हैं तो और अच्छी बात है, उसके आगे भी अगर आप दे सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है। दूसरा, सभी स्कूल पाठ्य पुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए। देखिए, क्या आप हिंदी, मान लीजिए कोई जो है वो केरल राज्य में रहता है, तो क्या वो हिंदी समझ पाएगा? हिंदी में अगर उसकी बुक दे देंगे तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं। हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, तो हम सभी बुक को हिंदी में नहीं कन्वर्ट कर सकते। मान लीजिए कोई तमिल का है, महाराष्ट्र का है, अलग अलग राज्य का है, तो हम क्या सभी को हिंदी पकड़ा देंगे? नहीं। तो ये भी आपका जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है, पाठ्य पुस्तकों के इस तरह से तैयार करना चाहिए जो कि विद्यार्थियों और समुदाय की आवश्यकता के मुताबिक हो। देखिए ये सही है, जो बुक है उसे कैसे बनाना चाहिए? जो विद्यार्थी है उनका जो समुदाय हो उनकी आवश्यकताओं के मुताबिक हो, यानी उन्हें जो चीज़ यानी आपको जो कहा गया है ना कि शिक्षा को उनके जीवन से जोड़ के देना है, तो जीवन यानी उनके समुदाय, उनके जो विद्यार्थी हैं उनकी लाइफ में जो चीज़ ज़रूरतें हैं उन्हीं से अगर उनकी पाठ्य पुस्तक जुड़ी रहेगी तो वो अच्छे से उनको सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और उनका उपयोग भी कर पाएंगे। तो ऑप्शन थर्ड जो है आपका वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और देख लेते हैं हम लोग 4, पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भ और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियां और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए। देखिए ये भी जो है आपका वो सही है। स्थानीय संदर्भ में यानी जो जहाँ रहता है वहाँ की स्थानीय संदर्भ की क्या आवश्यकता है, क्या चीज़ें बारीकी है, ये भी आपका जो है वो सही है। यानी आपका क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ जो है वो सही है। तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ किस में दिया हुआ है? देखिए हाँ में दिया हुआ है, तो हाँ वाला जो है वो सही है, यानी ऑप्शन फोर्थ जो है आपका, ये थर्ड और फोर्थ ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र और बच्चों के श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों की अभिप्रेरणा और सशक्तिकरण जरूरी है। इस दृष्टि कथन को साकार करने के लिए सीपीडी यहाँ देखिए सीडीपी नहीं है, सी है, पी है, डी है। आप लोग CDP पढ़ते हैं, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो CDP है, यहाँ पे CDP नहीं है, CPD है। इसका आपको फुल फॉर्म बताना है कि CPD का फुल फॉर्म क्या होगा। इसका C से हो जाएगा कंटिन्यूअस, और P से हो जाएगा प्रोफेशनल, और D से हो जाएगा डेवलपमेंट, यानी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सिद्धांतों का निरूपण करता है जो कि शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करेगा? पहला है, शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यार्थी के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना, ये आपका बिल्कुल सही है। बहुविषयक और समग्र शिक्षा पे बल देना, ये भी करता है आपका जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग, देखिए सिर्फ जो दिव्यांग है उनके लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए आपको करना है, क्योंकि आपको समावेशी शिक्षा देना है, सभी व्यक्तियों को देना है। ठीक, यहाँ पे जो केवल है ऑप्शन में अगर केवल है तो वो आपका 90% जो है वो रॉन्ग होता है। पहले तो आपका 100% होता था, बट अब एग्जाम में थोड़ा जो आपका पैटर्न है वो चेंज हुआ है, तो अब 90% अगर आपको केवल दिखे तो वो रॉन्ग है। बट अगर केवल आपको जैसे ऑप्शन में दिखे तब यहाँ आपको रॉन्ग नहीं करना है,
यहाँ जो दिया है इसमें ऑप्शन में अगर रॉन्ग है तो ठीक है, ये आपका जो उत्तर दिया है यानी आंसर दिया है इसमें 1-2 सेकेंड अगर इसमें केवल दिखे तो आपको वहाँ पे इसको रॉन्ग नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे केवल आया तो ये रॉन्ग हो गया आपका। 4 है कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन प्रोत्साहित करना, ये भी आपका सही है। यानी आपका थर्ड वाला सिर्फ रॉन्ग है, फर्स्ट, सेकेंड एंड 4 आपका सही है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड 4 यानी ऑप्शन बस जो है आपका वो करेक्ट है, यानी ये सेकेंड वाला है, ये सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेश को प्रस्तावित करती है। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये टॉपिक आपका इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या होगा, डैश मूल्यांकन के लिए डैश और डैश, तो समूहकार और स्वमूल्यांकन ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। बच्चों के मूल्यांकन के लिए समूह कार्य, यानी बच्चे जब समूह में कार्य कर रहे हैं तभी उनका मूल्यांकन कीजिए। उनका स्व मूल्यांकन क्या है, इसको भी आपको जो है प्रस्तावित करती है। समावेश, इसका भी समावेश जो आप मतलब जब आप मूल्यांकन करिए तो बच्चे जब समूह में कार्य कर रहे हैं उनको देखिए कैसे कार्य कर रहे हैं, यूनिटी दिखा रहे हैं कि नहीं, अपनी टीम को साथ में लेके चल रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद स्वमूल्यांकन, बच्चे के जो मूल्यांकन है उनका मूल्यांकन करते समय उसको भी समावेश करिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है और ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया।